नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि है BA NEP सेकेंड सेमेस्टर की। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट, यानी कि जितनी भी राजनीति विज्ञान की थ्योरी हैं और उनके जो कंसेप्ट हैं, जो उनकी अवधारणाएं हैं, और जिसका कोड है आपका A060201T, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर जिन बच्चों को भी अभी पेपर होने वाला है उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 यूनिट के नोट्स हम कवर करेंगे, उसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे हम। जैसे कि इसमें यूनिट नंबर 2 जो है वो है आपकी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण, जिसमें 2 दृष्टिकोण आपको पढ़ने हैं। एक तो पारंपरिक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि आपका समूह था और परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति, परिवार का पैट्रिक आर्क यानी कि मुखिया होता था। पहला परिवार पुरुष, उसकी स्त्री और बच्चे थे। धीरे धीरे परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु परिवारों पर मूल परिवार के मुखिया का अधिकार बना रहा। उसके उत्तराधिकारी का भी इन परिवारों पर नियंत्रण बना रहा। धीरे धीरे पितृ प्रधान परिवार का विकास हुआ। परिवार से गोत्र से कबीले का निर्माण हुआ, और कबीलों से राज्य की उत्पत्ति। कबीलों का सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया का चुनाव करता था। उसके बाद एक पितृ प्रधान परिवार, उसके पश्चात एक वंश के लोगों का कबीला, और अंत में एक राष्ट्र बना। तो जो पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य लक्षण हैं वो हैं, नंबर 1, परिवार का पैट्रियार्क यानी कि मुखिया पुरुष था। परिवार की वंश परंपरा पिता से चलती थी। परिवार में विवाह प्रथा स्थायी थी, कहीं बहुपत्नी, कहीं पर एकल पत्नी की प्रथा थी। रक्त संबंध परिवार के सदस्यों की एकता का मुख्य सूत्र था। परिवार में मुखिया की शक्ति निरपेक्ष थी। राज्य के विकास का आधार पितृ प्रधान व्यवस्था थी। उसके बाद है पितृ सत्तात्मक जो सिद्धांत है, उसकी आलोचना कर सकते हैं हम। तो इसकी आलोचना जो है निम्न आधारों पर की जा सकती है। पहला तो है पितृ प्रधान सिद्धांत सब जगह विद्यमान नहीं, यह व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं थी। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तो मातृ प्रधान व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं। प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला था। मॉर्गन, मैक्सवेल आदि के अनुसार प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला थी, परंतु कबीला टूटने पर गोत्र और गोत्र से परिवार का निर्माण हुआ। इनके अनुसार वंश स्त्री से चलता था, पुरुष से नहीं। अत्यंत सरल, यह एक सरल सिद्धांत है, जबकि राज्य की उत्पत्ति जटिल विकास का परिणाम है, जिसमें अनेक छोटे और बड़े तत्वों का योगदान है। चौथा, यह सिद्धांत राजनीतिक कम और समाज शास्त्रीय अधिक लगता है। ये जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है तो कहीं कहीं में मिलता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो हैं वो है मैक्स, लेनन, मॉर्गन और जंक्स। इन व्याख्याकारों ने अपनी पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या की। मात्र प्रधान सिद्धांत के समर्थकों को मानना है कि प्राचीन समाज में स्थायी विवाह की संस्थाएं नहीं थी। समाज में बहुपतित्व की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में नारी के अनेक पति होते थे। उनकी होने वाली संतानों को पिता नहीं माता के कुल के नाम से जाना जाता था। संपत्ति और सत्ता की अधिकारिणी माता होती थी। इस व्यवस्था के विकास ने आगे जाकर राज्य को जन्म दिया। इसकी आलोचना है। एक तो अत्यंत सरलीकरण है। मातृ प्रधान और पितृ प्रधान दोनों के उदाहरण मिलते हैं। राजनीतिक नहीं सामाजिक सिद्धांत और अन्य तत्वों की उपेक्षा। महत्व, यह सिद्धांत का महत्व भी पितृ सत्ता सिद्धांत के समान है। रक्त संबंध राज्य के विकास का महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका यह सिद्धांत निरूपण करता है। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है, यानी कि जिसके पास शक्ति है उसी ने राज्य बना लिया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। राज्य का उदय शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति कारण हुआ। दूसरे शब्दों में युद्ध जो है राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बने। युद्ध में विजेता शासक और पराजित प्रजा बन गए। वॉल्टेयर के अनुसार प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। जैक्स के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध करना तनिक भी कठिन नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक समाजों का अस्तित्व सफल युद्धों में निहित है। फ्लेंशी ने भी अपना मत दिया है। वह कहते हैं कि शक्ति के बिना कोई भी राज्य जीवित नहीं रह सकता और न जीवित रह सकता है। इस प्रकार युद्ध शक्ति को पैदा करता है और शक्ति
राज्य को जन्म देती है तथा शक्ति ही इसे कायम रखती है। बिस्मार्क के अनुसार राज्य का आधार रक्त और लोहा होना चाहिए। तो सभी विद्वानों ने शक्ति को भी मुख्य माना है। इसके संदर्भ में जो उसकी विशेषताएं वो हैं, शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार है। शक्ति का आश्रय भौतिक और सैनिक शक्ति से है। प्रभुत्व की लालसा, आक्रामकता मानव स्वभाव का अनिवार्य घटक है। प्राकृतिक का नियम है कि शक्ति ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति में अल्पसंख्यक शक्तिशाली शासन करते हैं और बहुसंख्यक शक्तिहीन अनुकरण करते हैं। वर्तमान में राजाओं का अस्तित्व शक्ति पर ही केंद्रित है। उसके बाद शक्ति सिद्धांत का प्रयोग। मध्य युग में धर्म गुरुओं ने राज्य को दूषित और चर्च को श्रेष्ठ संस्था बताने में किया। व्यक्तिवादियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सरकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया। अराजकतावादी समाजवादी विचारकों ने भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता हेतु इस सिद्धांत का प्रयोग किया। फांसीवादी और नाजीवादियों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। शक्ति सिद्धांत की आलोचना। इसकी सिद्धांत की जो आलोचना है वो है नंबर 1, शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व नहीं है, यद्यपि इसमें राज्य की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया, परंतु इसकी उत्पत्ति के अन्य कारण चेतना, धर्म, रक्त संबंध आदि भी रहे। टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार इच्छा है, न कि शक्ति। लोगों की इच्छा के बिना न तो राज्य संगठित हो सकता है और न कायम रह सकता है। लोग राज्य के आदर्शों का पालन शक्ति के भय से नहीं, अपने विवेक और बुद्धि से करते हैं। तीसरा है शक्ति सिद्धांत, जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को जन्म देता है, जिसका अर्थ है कि सिर्फ बलशाली को ही जीवित रहने का अधिकार है। नंबर 4 यह सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है, जिसके लोगों की स्वतंत्रता का लोप और जनतंत्र का विनाश होता है। 5वां यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व बंधुत्व का विरोध करती है। शक्ति पर ही जोर देने के कारण यह एक साम्राज्यवादी सिद्धांत है। नंबर 6 यह सिद्धांत केवल भौतिक शक्ति पर जोर देता है। आधुनिक युग में अत्यधिक आध्यात्मिक, तकनीकी और वैधानिक शक्ति को भी महत्व दिया जाता है। शक्ति सिद्धांत की आलोचना। अब जो है राज्य के कार्य क्या क्या होते हैं। भाई जो राज्य है उसके कार्य, तो मुख्य कार्य होते हैं उसके कुछ। तो प्राचीन समय में राज्य ये एक बड़ा जटिल प्रश्न था और विवादग्रस्त था। राज्य के क्या कार्य है। सभी विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से राज्य के कार्य निश्चित करने के प्रयत्न किए। इस संबंध में जो मत हैं वो हैं प्लेटो रस्तु का मत है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। इसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन को नैतिक और संपन्न बनाना है। इस दृष्टिकोण में राज्य का कार्य मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। नंबर 2 है आदर्शवादी विचारक। आदर्शवादी विचारकों ने दृष्टिकोण के आधार पर राज्य से अलग मानव के प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हुए राज्य के नियंत्रण को महत्व दिया है। हीगल के अनुसार राज्य नैतिक व दैवी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य में ही निहित है। उपयोगितावादी विचार राज्य को एक कृत्रिम संस्था, एक साधन मानते हैं जिसका निर्माण उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। व्यक्तिवादी विचारक, जो समाजवादी विचारक हैं, तो समाजवादी जो विचारक थे राज्यों को उन समस्त कार्यों को रोकने का अधिकार देते हैं जिससे समाज की उन्नति हो तथा व्यक्ति का जीवन सुखमय बने। इसके बाद जो है राज्य के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया। आवश्यक कार्य, इसमें है देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, यानी कि राज्य का जो सर्वप्रथम कार्य है वो है कि अपने देश की अगर कोई बाहर से कोई उस पर आक्रमण करता है तो उससे उसकी सुरक्षा करना। जल सेना, थल सेना, नभ सेना, इनके माध्यमों से और अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करना, उनसे व्यापारिक संबंध बनाना ताकि अपने देश में जो कमी है उसको हम पूरा कर सकें। तो ये भी जो है इसका मुख्य कार्य है। कर संग्रह, यानी कि जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसको इकट्ठा करना और देश के हित के कार्यों में उसको लगाना, ये भी मुख्य कार्य है। उसके बाद है देश के अंदर जो है मुद्रा, बैंकिंग और करेंसी, यानी कि देश के अंदर मुद्रा के प्रचलन को बढ़ावा देना ताकि लोग इजीली
जो है चीज़ें खरीद सकें और उनका जीवन सुखमय बन सके। और जो करेंसी देश में चल रही है उसको जो है नियंत्रित करना। उसके बाद जो है इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विवेचन। राज्य का ये भी सिद्धांत, राज्य का ये भी एक कार्य है कि वो जो है लोगों के अधिकारों को और उनके कर्तव्यों को निश्चित करें कि भाई आपके क्या कार्य हैं और क्या आपके अधिकार हैं। छठा है शक्ति की स्थापना। कांट राज्य के उद्देश्य के रूप में राज्य के नियमों की रक्षा और शांति की कल्पना करता है। उनका विचार है कि राज्य का उद्देश्य अपने नियमों द्वारा समाज में शांति और व्यवस्था लाना है। तो इस तरह से शक्ति के अनुसार जो है राज्य के अंदर शांति होनी चाहिए, अराजकता ना हो, राज्य के अंदर लोग एक दूसरे के खिलाफ ना हो, जो लोग हैं उन लोगों को सुरक्षा हो। उनका उद्देश्य जो है कि उनको एक अच्छा जीवन जीने का अवसर जो है राज्य को देना चाहिए, उनके पास शिक्षा हो। इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं, उनका स्वास्थ्य है, उनकी शिक्षा है, तो आप भी अपने पास से भी लिख सकते हैं। न्याय की व्यवस्था करना भी राज्य का एक मुख्य कार्य है, ताकि कोई लोग जो है ये ना कहे कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और ऐच्छिक कार्य यानी कि जो ऐसे कार्य जो उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, उसमें है शिक्षा की व्यवस्था। तो ये कार्य जो है वो कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। वैसे ये इम्पोर्टेंट कार्य है कि भाई शिक्षा सभी को एक अच्छी शिक्षा मिले और सरलता से मिल सके। दूसरा है जनहित सेवाओं की व्यवस्था, यानी कि ऐसे काम जो जनहित सेवाओं में, जैसे कि रेल, तार, डाक, वायरलेस ऐसी, या फिर सड़क के किनारे जो हैं पुलों का निर्माण करना, छायादार वृक्ष लगाना, जलाशय बनाना, विश्राम गृह का निर्माण करवाना, तो ये भी कार्य राज्य के हैं। बेकारी का अंत, यानी कि कोई लोग ऐसा ना हो कि जिसके पास रोजगार ना हो। रोजगार के पास सभी के पास साधन होने चाहिए। उद्योग धंधा और वाणिज्य व्यवसाय का विकास करना राज्य का कार्य है। समाज में जो बुराइयां फैली हों उनको दूर करना भी राज्य का कार्य है। जो बूढ़े हो चुके हैं और जो असहाय हैं उनकी रक्षा करना भी राज्य का कार्य है। जो बूढ़े हैं उनके लिए आजीविका भी उपलब्ध कराए, उनको खाने पीना, उनकी स्वास्थ्य की सेवा भी करना राज्य का कार्य है। स्वस्थ और स्वच्छता, यानी कि हर लोग स्वच्छ भी हो और स्वच्छता भी रखना एक राज्य का प्रमुख कार्य है। उसके बाद कृषि का विकास करना राज्य का कार्य है। भाई जब देश की कृषि का विकास होगा तो लोगों का भी विकास होगा, लोगों का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। उसके बाद समाज के कल्याण के लिए कार्य करना राज्य का प्रमुख कार्य है कि वो समाज के कल्याण के लिए, जैसे महिलाओं को उत्थान, शिशुओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा, बीमारियों से लड़ने के लिए समाज को या लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराना ताकि जो है लोग बीमार ना पड़ें। प्राकृतिक स्रोतों और उपभोग एवं ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना, जो हमारी धरोहर हैं उनकी सुरक्षा करना, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखना ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। मनोरंजन के साधनों का प्रयोग, व्यक्ति के लिए मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है, तो राज्य को ऐसे पार्कों का, कुछ स्नान गृहों का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे वो अपना मनोरंजन कर सकें। मेले लगवाना, प्रदर्शनियाँ करवाना, ये काम भी राज्य के ही होते हैं। मादक वस्तुओं पर नियंत्रण, जो भी शराब, जो भी नशीली पदार्थ हैं उन पर नियंत्रण लगाना भी राज्य का कार्य है, ताकि लोग इनका अत्यधिक सेवन ना करें और लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो। श्रमिकों यानी कि जो मजदूर लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना भी राज्य का कार्य है। श्रमिकों का मतलब है मजदूर, तो मजदूर जो काम करते हैं कारखानों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, तो उनके हितों की रक्षा करना भी राज्य का कार्य है। निष्कर्ष पे हम पहुँच सकते हैं जो आधुनिक राज्य हैं उसके प्रमुख कार्य हैं भलाई करना, अपनी जनता की भलाई करना। अरस्तु ने लिखा राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और उसका उद्देश्य सर्वोच्च भलाई है, जो उसका मेन उद्देश्य वो है लोगों की भलाई। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और मैं मानता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, लाभदायक भी है। आपके एग्ज़ाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन लग सकते हैं, तो इसे अच्छी तरह तैयार भी कर लें, इनकी हेडिंग को तैयार कर लें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।